चलिए, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे और सर्वलेट हम लोग डिफरेंट वे से डेवलप कर सकते हैं। देखिए, लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर्वलेट कैसे क्रिएट कर रहे थे यूजिंग सर्वलेट इंटरफेस। सर्वलेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके सर्वलेट बना रहे थे। लेकिन सर्वलेट इंटरफेस को जब भी आप इम्प्लीमेंट करके सर्वलेट क्रिएट करेंगे तो इशू क्या है इसमें, आपको 5 सर्वलेट इंटरफेस कितने मेथड कंटेन करता है? 5। तो आपको 5 मेथड हर बार क्या करने पड़ेंगे? ओवरराइड करने पड़ेंगे। चाहे आपको उन मेथड की जरूरत हो या ना हो, हर बार 5 के 5 मेथड ओवरराइड करने पड़ेंगे। जब भी सर्वलेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके सर्वलेट क्रिएट करेंगे तो हर बार आपको क्या करने पड़ेंगे? 5 के 5 मेथड ओवरराइड करने पड़ेंगे। लेकिन अब हम लोग सर्वलेट को अगर हम लोग मान लीजिए कोई मेथड हमें जरूरत है, जैसे कुछ मेथड ही जरूरत है, लेकिन फिर भी हमें मेथड क्या करने पड़ेंगे? डिफाइन करने पड़ेंगे, चाहे आपको जरूरत हो चाहे ना जरूरत हो। चलिए फिर हम लोग दूसरी अप्रोच फॉलो करते हैं। दूसरी अप्रोच क्या है? जेनेरिक सर्वलेट। देखिए, सर्वलेट इंटरफेस है, रूट इंटरफेस है। इस सर्वलेट इंटरफेस की एक चाइल्ड क्लास है डिफाइन की गई, जिसे बोलते हैं जेनेरिक सर्वलेट। जिसे हम लोग बोलते हैं जेनेरिक सर्वलेट। जेनेरिक सर्वलेट। जेनेरिक सर्वलेट जो आपकी है वो अब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब्स्ट्रैक्ट क्लास है क्यों? जेनेरिक सर्वलेट क्या करता है? सर्वलेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है और प्रोवाइड करता है डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन फॉर ऑल मेथड एक्सेप्ट सर्विस मेथड। So we can develop servlet by implementing servlet interface directly. देखिए, एक पहला तरीका है सर्वलेट इम्प्लीमेंट सर्वलेट बनाने का। You can develop servlet by implementing servlet interface directly. But in this approach, what problem? We should provide implementation for all methods of servlet interface, whether it is required or not required. So this approach increase the length of the code and reduce the readability. But we can resolve this problem by using generic servlet. What is a generic servlet? Generic servlet implements servlet interface and provide the default implementation for every method except service method. तो यहाँ पे देखिए, जेनेरिक सर्वलेट क्या कर रहा है? इम्प्लीमेंट कर रहा है सर्वलेट इंटरफेस को और कुछ डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन हर मेथड को प्रोवाइड कर रहा है एक्सेप्ट सर्विस मेथड। पता है सर्विस मेथड कैसा डिक्लेयर है? अनडिफाइंड मेथड जेनेरिक सर्वलेट में। तो जेनेरिक सर्वलेट क्लास कैसी बन गई? अब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। सो वी कैन डेवलप सर्वलेट वेरी इजीली बाय एक्सटेंडिंग जेनेरिक सर्वलेट। अगर हमें कोई सर्वलेट बनाना है तो आप किसका एक्सटेंड करके, किसको एक्सटेंड करके? जेनेरिक सर्वलेट को एक्सटेंड करके जेनरिक भी सर्वलेट एक्सटेंड करके अपना सर्वलेट क्रिएट कर सकते हो। अब देखिए, कोई भी सर्वलेट क्रिएट करोगे, हमने बताया था, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सर्वलेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट तो करेगा ही। देखिए, माई सर्वलेट भी क्या कर रहा है? डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली सर्वलेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है, क्योंकि सर्वलेट इंटरफेस जो फीचर थे वो जेनेरिक सर्वलेट में आ गए। जेनेरिक सर्वलेट से कहाँ आएंगे? माई सर्वलेट में आएंगे। तो जेनेरिक सर्वलेट का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं? सर्वलेट डेवलप कर सकते हैं। So we can develop servlet very easily by extending generic servlet instead of implementing servlet interface directly. In this approach, we have to provide the implementation only for required method instead of implementing all. It reduce the length of code, improve the readability. Generic servlet is a protocol independent servlet. It means आप जेनेरिक सर्वलेट को एक्सटेंड करके इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल रिस्पेक्ट आप सर्वलेट क्रिएट कर सकते हो। तो जेनेरिक सर्वलेट बहुत ध्यान से देखिए, जेनेरिक सर्वलेट किसको इनहेरिट कर रहा है? जेनेरिक सर्वलेट इनहेरिट कर रहा है किसको? सॉरी, जेनेरिक सर्वलेट इम्प्लीमेंट कर रहा है किस इंटरफेस को? सर्वलेट इंटरफेस को। जेनेरिक सर्वलेट इंटरफेस कर रहा है किसको? सर्वलेट इंटरफेस को। और जेनेरिक सर्वलेट इनहेरिट करता है सर्वलेट कॉन्फ़िग सर्वलेट कॉन्फ़िग इंटरफेस को भी। देखिए, यहाँ पे बहुत ध्यान से, जेनेरिक जो सर्वलेट है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है सर्वलेट कॉन्फ़िग को भी और सीरियलाइजेबल इंटरफेस को भी। सीरियलाइजेबल लाइजेबल इंटरफेस को भी।
ये भी इंटरफेस है। तो जेनेरिक सर्वलेट इम्प्लीमेंट्स डायरेक्टली किसको कर रहा है? जेनेरिक सर्वलेट इम्प्लीमेंट्स कर रहा है सर्वलेट इंटरफेस, सर्वलेट कॉन्फ़िग एंड serializable इंटरफेस को। अब अपना सर्वलेट क्रिएट कर सकते हो बाय एक्सटेंडिंग जेनेरिक सर्वलेट। चलिए हम लोग एक सर्वलेट क्रिएट करते हैं, किसका यूज करके? जेनेरिक सर्वलेट का यूज करके। तो चलिए हम लोग अपने जावा सोर्स फोल्डर में जाते हैं। जावा सोर्स फोल्डर में एसआरसी फोल्डर के अंदर हम एक सर्वलेट क्रिएट करते हैं। चलिए तो हमने न्यू पे गए और यहाँ पे गए सर्वलेट पे। यहाँ पे सर्वलेट का नाम दे दिया माई सेकेंड सर्वलेट, नाम दे दिया सेकेंड सर्वलेट। फिनिश कर देते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं और यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। जरा देखिएगा आप सर्वलेट जहाँ पे यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं ये एक्सटेंड कर रहा है एचटीटीपी सर्वलेट को। इसको हम रिमूव कर देते हैं। हम सर्वलेट अपना बनाते हैं क्लास। क्लास का नाम क्या है? माई सेकेंड सर्वलेट, सेकेंड सर्वलेट। सेकेंड सर्वलेट किसको एक्सटेंड करेगा? एक्सटेंड करेगा जेनेरिक सर्वलेट, जेनेरिक सर्वलेट को, जेनेरिक सर्वलेट को एक्सटेंड करेगा। और एक्सटेंड करने के बाद देखिए केवल कितने मेथड को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा? केवल सर्विस मेथड। जेनेरिक सर्वलेट क्या करता है? इम्प्लीमेंट करता है सर्वलेट इंटरफेस को, प्रोवाइड करता है डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन फॉर ऑल मेथड एक्सेप्ट सर्विस मेथड। मतलब अगर आपको सर्वलेट बनाना है, अगर किसको एक्सटेंड करके बना रहे हो? जेनेरिक सर्वलेट को, तो अपनी क्लास में सिर्फ आपको सर्विस मेथड को ओवरराइड करना है। अगर आपको जरूरत है बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, आपको इनिट मेथड भी ओवरराइड करना है तो आप ओवरराइड कर सकते हो। डिस्ट्रॉय मेथड भी करना कर सकते हो। गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग चाहिए कर सकते हो। गेट सर्वलेट इन्फो चाहिए ओवरराइड कर सकते हो। लेकिन अगर आप रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ सर्विस मेथड रिक्वायरमेंट है, तो सिर्फ सर्विस मेथड का यूज करके आप क्या कर सकते हो? सिर्फ सर्विस मेथड को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सर्विस मेथड आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा क्योंकि ये रिक्वायर्ड मेथड है। क्योंकि ये सर्विस मेथड अनडिफाइंड अब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर है किस क्लास में? जेनेरिक सर्वलेट में। इसलिए जब भी जेनेरिक सर्वलेट को एक्सटेंड करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा सर्विस मेथड को ओवरराइड। सर्विस मेथड ओवरराइडिंग मैंडेटरी है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर क्रिएट कर सकते हैं? इस तरह से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं जेनेरिक सर्वलेट। सर्वलेट क्रिएट करने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका हम लोग ने देखा सर्वलेट इंटरफेस का। दूसरा तरीका जेनेरिक सर्वलेट को एक्सटेंड करके हम लोग बना सकते हैं। और तीसरा तरीका हम लोग देखेंगे एचटीटीपी सर्वलेट, एचटीटीपी सर्वलेट का यूज करके। चलिए देखते हैं एचटीटीपी सर्वलेट। एचटीटीपी सर्वलेट के हेल्प से हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हो? सर इसको तो रन कराओ सर। और इसमें क्या रन कराना है? वही है, कॉन्फ़िगर कर लो, वही चीज है। इसको भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कोई भी सर्वलेट एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यूआरएल पैटर्न चाहिए। तो इसी को कहाँ कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा? वेब डॉट एक्सएमएल फाइल में। वेब डॉट एक्सएमएल फाइल में कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या करेंगे? सर्वलेट पे जाओ, सर्वलेट क्लास, सर्वलेट टैग, इसके अंदर सर्वलेट नेम यूज करो। सर्वलेट नेम हमने कुछ भी दे दिया, माई सेकेंड सर्वलेट। सर्वलेट क्लास का नाम जो भी देना आपको वो दे दीजिए। सर्वलेट क्लास माई सेकेंड सर्वलेट। फिर सर्वलेट मैपिंग यूज करेंगे। सर्वलेट मैपिंग के अंदर हम लोग टैग यूज करते हैं सर्वलेट नेम। किस सर्वलेट को कॉन्फ़िगर करना? माई सर्वलेट को, माई सेकेंड सर्वलेट को। इस सर्वलेट को एक्सेस करने के लिए यूआरएल पैटर्न क्या होगा वो बताएंगे। यूआरएल पैटर्न हमने लिख दिया /test2। ये यूआरएल पैटर्न है। चलिए हम लोग सर्वर पहले बंद कर देते हैं।
रन करने के लिए एप्लीकेशन को सेलेक्ट करेंगे, रन एज पे जाएंगे, रन ऑन सर्वर कर देंगे, नेक्स्ट और फिनिश कर देंगे। देखिए किस सर्वलेट को एक्सेस करना है, हमें चाहिए test2 सर्वलेट, तो यहाँ पे यूआरएल पैटर्न का /test2। देखिए यहाँ पे एरर आ रही है, इलीगल एक्सेस एक्सेप्शन। देखिए इलीगल मतलब कांट एक्सेस मेंबर ऑफ क्लास माई सर्वलेट विद दिस मॉडिफायर। इसका मतलब हुआ ये क्लास का मॉडिफायर क्या होना चाहिए, पब्लिक। यानी कि क्लास सर्वलेट क्लास क्या होनी चाहिए, पब्लिक। तो एक बार हम लोग फिर से रन करते हैं, रन एज पे जाएंगे, रन ऑन सर्वर पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे फिर से फिनिश करेंगे। चलिए फिर से हम लोग यूआरएल पैटर्न डालते हैं, हमें कौन सा सर्वलेट एक्सेस करना, test2। देखिए test2 किया तो कौन सा जेनेरिक सर्वलेट है जो वो हो गया, क्या हो गया, जेनेरिक सर्वलेट आ गया हमारा, ये सर्वलेट एग्जीक्यूट हो गया। देखिए सर्वलेट हमने बनाया था कौन सा, माई सेकेंड सर्वलेट, जो किसको एक्सटेंड करके बना रहे हैं, जेनेरिक सर्वलेट को। अगर मान लीजिए कोई रिस्पॉन्स हमें डिस्प्ले, अभी अभी जो हमने रिस्पॉन्स दिखा रहा है वो हमने अभी कंसोल में एक मैसेज डिस्प्ले किया है, कंसोल पे मैसेज आ रहा है, हमें ब्राउजर पे मैसेज डिस्प्ले करना है। तो ब्राउजर पे डिस्प्ले मैसेज करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, देखिए ये सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, रिक्वेस्ट, और ये सर्वलेट रिस्पॉन्स। देखिए दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्स। वेब कंटेनर क्या करता है, वेब कंटेनर सर्वलेट रिक्वेस्ट और सर्वलेट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करके सर्विस मेथड को इन्वोक करता है फॉर एवरी रिक्वेस्ट बाय पासिंग सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड सर्वलेट रिस्पॉन्स। सर्वलेट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट होती है, सर्वलेट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोग कोई भी रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं सर्वर टू क्लाइंट। अगर हमें इस क्लाइंट सर्वर, इस एप्लीकेशन, इस सर्वलेट से कोई सर्वर क्लाइंट पे रिस्पॉन्स राइट करना है तो किसकी हेल्प से राइट कर सकते हैं, सर्वलेट रिस्पॉन्स की हेल्प से। तो जैसे हमने रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के पास हमें एक मेथड होता है गेट राइटर, गेट राइटर, गेट राइटर मेथड क्या रिटर्न करेगा, प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट। तो प्रिंट राइटर हम लोग, राइटर हमें देखिए ब्राउजर स्क्रीन पे ब्राउजर कुछ राइट करना है तो उसके लिए हमें राइटर चाहिए होगा। राइटर कैसे गेट करोगे, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट से, क्योंकि रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट पे आप कौन सा मैथड कॉल करेंगे, गेट राइटर। ये आपको क्या देगा, प्रिंट राइटर। प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट जैसे मिल गया, आपको जो भी राइट करना है क्लाइंट साइड पे, तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट राइटर के हेल्प से राइट कर सकते, पीडब्ल्यू डॉट राइट मैथड। देखिए राइट मैथड कॉल किया और हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू पास कर दी, हेलो जेनरिक सर्वलेट, हेलो जेनरिक सर्वलेट, कुछ भी। तो चलिए हम इसको एक बार सर्वर बंद कर देते हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं और फिर से एक बार हम एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं सर्वर पे। रन एज किया, रन एज सर्वर, नेक्स्ट करते हैं, फिनिश करते हैं। अब ये देखिए, आप चाहे इस यूआरएल को कॉपी करके किसी ब्राउजर में भी ओपन कर सकते हैं, इम्प्लिसिट ये ब्राउजर ही ओपन हो रहा है, लेकिन अगर आप अपने किसी क्रोम या किसी में कॉपी करना चाहते हो तो उस वहां से कॉपी कर लो यूआरएल। और ये देखिए हमने ब्राउजर ओपन किया, यहाँ पे यूआरएल पेस्ट कर दिया, एंटर मारा। देखिए अभी हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, इट्स नॉट स्टेटस 404, मतलब रिक्वेस्टेड रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल। अब हमें कौन सा रिसोर्स एक्सेस करना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यूआरएल पैटर्न, अगर हमने लिखा देखिए /test2, /test2 लिखा, देखिए क्या आउटपुट आ गया, हेलो जनरिक सर्वलेट। कौन सा सर्वलेट इन्वोक होगा, /test2 यूआरएल पैटर्न पे, ये इस यूआरएल पैटर्न से माई सेकेंड सर्वलेट इन्वोक होगा। इस यूआरएल पैटर्न के हेल्प से हम लोग कौन सा सर्वलेट इन्वोक कर सकते हैं, माई सेकेंड सर्वलेट। तो देखिए ये फर्स्ट अप्रोच पहले हम लोग ने बनाया था सर्वलेट, सर्वलेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके। दूसरी अप्रोच हमने सर्वलेट क्रिएट किया किसको एक्सटेंड करके, जेनरिक सर्वलेट को एक्सटेंड करके। अब हम लोग तीसरी अप्रोच समझते हैं सर्वलेट को बनाने का। तीसरी अप्रोच है HTTP सर्वलेट।
HTTP सर्वलेट क्या होता है, देखिए जरा समझते हैं। HTTP सर्वलेट अगर आपको करना है, देखिए ये जो सर्वलेट और सर्वलेट इंटरफेस है वो किस पैकेज में अवेलेबल है? सर्वलेट एंड सर्वलेट इंटरफेस अवेलेबल है JAVX डॉट सर्वलेट पैकेज में, सर्वलेट पैकेज में। लेकिन HTTP सर्वलेट अवेलेबल है किस पैकेज में? JAVX डॉट सर्वलेट डॉट HTTP। HTTP package, actually this package define more convenient classes and interface to define HTTP based servlet। देखिए JAVX डॉट सर्वलेट डॉट सर्वलेट इंटरफेस या जेनरिक सर्वलेट, यूजिंग जेनरिक सर्वलेट वी कैन क्रिएट प्लेट प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट servlet irrespective of any protocol। Using generic servlet you can develop a servlet irrespective of any protocol। देखिए बट क्लाइंट और सर्वर जो कम्युनिकेट करते हैं वो HTTP प्रोटोकॉल की हेल्प से कम्युनिकेट करते हैं। सो बेटर है हम लोग कौन से सर्वलेट बना? HTTP प्रोटोकॉल बेस्ड सर्वलेट ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि जो क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन होता है वो HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। इसलिए JAVX डॉट सर्वलेट डॉट HTTP पैकेज में HTTP सर्वलेट अवेलेबल है which is used to develop a servlet HTTP based protocol। तो using HTTP servlet we can create a servlet HTTP based protocol servlet। तो JAVX डॉट सर्वलेट डॉट HTTP पैकेज में देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, JAVX डॉट सर्वलेट डॉट JAVX डॉट सर्वलेट डॉट HTTP पैकेज में several classes इंटरफेस अवेलेबल है HTTP प्रोटोकॉल से रिलेटेड। मतलब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह है कि दिस पैकेज कंटेन्स मोर कन्वेंटेड क्लासेस एंड इंटरफेस टू डिफाइन HTTP बेस्ड प्रोटोकॉल। देखिए जरा समझते हैं, हमारा पैकेज का नाम क्या है? JAVX डॉट सर्वलेट डॉट HTTP पैकेज। दिस पैकेज कंटेन्स several classes and interface that can be used to develop HTTP based servlet। अब देखिए HTTP जैसे हम लोग वहां पे सर्वलेट रिक्वेस्ट सर्वलेट रिस्पॉन्स, वैसे यहाँ पे हमारे पास HTTP सर्वलेट मतलब HTTP रिक्वेस्ट होगा, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, HTTP सर्वलेट क्लासेस डिफाइन HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। ये जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है, ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स किस टाइप के रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एक्सेप्ट करेंगे? HTTP रिक्वेस्ट। देखिए क्लाइंट सर्वर जो कम्युनिकेशन होता है HTTP बेस्ड प्रोटोकॉल होता है, तो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट इज यूज्ड टू एक्सेप्टिंग which type request? HTTP request। HTTP servlet request is the child interface of servlet request interface। HTTP servlet request object can be used to hold client information। देखिए रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का क्या यूज होता है? जब आप क्लाइंट से कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करते हो, तो मान लीजिए अपने क्लाइंट में फॉर्म है और फॉर्म में क्या डेटा है, यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन सर्वर को सेंड की फॉर्म के थ्रू, तो ये इंफॉर्मेशन सर्वर पे जाएगी और इस इंफॉर्मेशन को कौन होल्ड करेगा? जो क्लाइंट इंफॉर्मेशन सर्वर साइड पे आ रही है, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। यूजिंग HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट वी कैन रीड द इंफॉर्मेशन व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द क्लाइंट एट अ सर्वर साइड। HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट कैन बी यूज्ड टू होल्ड क्लाइंट इंफॉर्मेशन। सेकेंड आपका HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, it is the child interface of servlet interface। This object can be used to prepare and send response to the client। सर्वर से अगर हमें क्लाइंट में रिस्पॉन्स सेंड करना है,
तो किसकी हेल्प से सेंड कर सकते हो? HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स की हेल्प से। HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू होल्डिंग द क्लाइंट इंफॉर्मेशन एट अ सर्वर साइड। तो देखिए यहाँ पे HTTP बेस्ड क्लासेस अवेलेबल है, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, HTTP सेशन। अगर आपको सेशन भी मेंटेन करना है तो यहाँ पे क्लास अवेलेबल है, HTTP सेशन क्लास, सेशन। इस तरह से HTTP सेशन लिसनर, HTTP सेशन एट्रीब्यूट लिसनर, HTTP सेशन बाइंडिंग लिसनर, HTTP सेशन एक्टिवेशन लिसनर, HTTP सेशन कॉन्टेक्स्ट। सो ये javax.servlet.http पैकेज में several classes इंटरफेस अवेलेबल है टू डेवलप HTTP सर्वलेट। अब देखिए ये इंटरफेस है सारे, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, HTTP सेशन, HTTP सेशन लिसनर। देखिए HTTP सेशन लिसनर, HTTP सेशन एट्रीब्यूट लिसनर, HTTP सेशन बाइंडिंग लिसनर। तो ये सब क्या इंटरफेस। अब इसी पैकेज में 7 क्लासेस अवेलेबल है। तो HTTP सर्वलेट क्या है? क्लास, जो कि किस पैकेज में अवेलेबल है? javax.servlet HTTP। Using this HTTP servlet class, we can develop HTTP based protocol servlet। देखिए HTTP सर्वलेट को समझते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, सर्वलेट इंटरफेस इज द रूट इंटरफेस। इस इंटरफेस का चाइल्ड सर्वलेट इंटरफेस को कौन इनहेरिट कर रहा है? जेनरिक सर्वलेट। जेनरिक सर्वलेट इंप्लीमेंट द सर्वलेट इंटरफेस। फिर जेनरिक सर्वलेट का चाइल्ड इंटरफेस, चाइल्ड क्लास कौन? HTTP सर्वलेट। अब HTTP सर्वलेट की हेल्प से हम लोग कौन सा सर्वलेट डेवलप कर सकते हैं? HTTP बेस्ड प्रोटोकॉल। एक्चुअली वेब सर्वर वेब क्लाइंट कम्युनिकेट बाय सम कॉमन लैंग्वेज विच नथिंग बट HTTP। क्लाइंट और सर्वर जब कम्युनिकेट करते हैं तो किस प्रोटोकॉल का यूज करके? HTTP प्रोटोकॉल। जब भी क्लाइंट और सर्वर, ध्यान रखिएगा, क्लाइंट सर्वर HTTP प्रोटोकॉल का की हेल्प से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। क्लाइंट एंड सर्वर आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर बाय यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल। HTTP प्रोटोकॉल क्या करते हैं? कुछ डिफाइन करेंगे स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर फॉर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। कम्युनिकेशन का मतलब हम लोग रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, ऐसा HTTP रिक्वेस्ट, और रिस्पॉन्स भी कैसे? HTTP रिस्पॉन्स। तो जब भी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो देखिए HTTP प्रोटोकॉल कुछ स्टैंडर्ड डिफाइन कर देती है। HTTP प्रोटोकॉल डिफाइन सम स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर फॉर HTTP रिक्वेस्ट एंड HTTP रिस्पॉन्स। जरा समझते हैं HTTP रिक्वेस्ट का स्ट्रक्चर क्या है। ब्राउजर ऑलवेज सेंड रिक्वेस्ट इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। देखिए ब्राउजर HTTP रिक्वेस्ट जब सेंड करता है तो रिक्वेस्ट जब भी सेंड करेगा, रिक्वेस्ट में 3 चीजें जाती हैं। एक तो रिक्वेस्ट लाइन, पहली चीज होती है रिक्वेस्ट लाइन, और दूसरी चीज होती है रिक्वेस्ट हेडर। क्या है? जब आप HTTP रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो तो रिक्वेस्ट लाइन, रिक्वेस्ट हेडर्स और रिक्वेस्ट बॉडी। रिक्वेस्ट क्या कंटेन करेगी? रिक्वेस्ट तीन चीजें कंटेन करती है। पहली तो रिक्वेस्ट लाइन, दूसरी रिक्वेस्ट हेडर्स और तीसरी रिक्वेस्ट बॉडी। देखिए रिक्वेस्ट लाइन क्या कंटेन करेगी, सबसे पहले समझते हैं व्हाट मीन्स ऑफ रिक्वेस्ट लाइन। रिक्वेस्ट लाइन, देखिए जब आप URL टाइप करते हो, आपने रिक्वेस्ट भेजी मान लीजिए किसी के login HTML पेज के लिए, मान ले देते हैं, या login.jsp जिस पेज के लिए भेज, तो ये जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो, ये रिक्वेस्ट गेट रिक्वेस्ट है या पोस्ट रिक्वेस्ट? मतलब देखिए कभी कभी हम लोग रिक्वेस्ट सेंड करते हैं डेटा फेच करने के लिए, और कभी कभी हम लोग डेटा पोस्ट करते हैं। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन किया, आपने इंफॉर्मेशन इंटर की और सबमिट बटन में क्लिक किया, तो आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सर्वर पे सबमिट कर दी। इस रिक्वेस्ट को बोलते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट। मतलब यू आर सबमिटिंग सम डेटा इनटू द सर्वर फ्रॉम द क्लाइंट। मतलब क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेज रहा है सर्वर के लिए, ये लो डेटा और इसको सर्वर में सबमिट कर दो। ऐसी रिक्वेस्ट को हम लोग गेट पोस्ट रिक्वेस्ट बोलते हैं। गेट रिक्वेस्ट, जैसे मान लीजिए हमें किसी के बारे में इंफॉर्मेशन पता करना, हमने उसकी आईडी डाली,
इंटर किया तो उसके बारे में सारी डिटेल फेच होके आ गई। ऐसी रिक्वेस्ट बोलते हैं गेट रिक्वेस्ट। गेट रिक्वेस्ट का मतलब व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम द सर्वर। अगर आपकी रिक्वेस्ट इसलिए है कि आपको सर्वर से कुछ डेटा फेच करना है, उस रिक्वेस्ट को गेट रिक्वेस्ट बोलते हैं। अगर आप सर्वर को कुछ डेटा पोस्ट कर रहे हो, सबमिट कर रहे हो, उस रिक्वेस्ट को हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो रिक्वेस्ट लाइन जो क्या कंटेन करती है कि आपकी रिक्वेस्ट क्या है। सबसे पहले रिक्वेस्ट लाइन क्या कंटेन करेगी, सबसे पहले रिक्वेस्ट किस टाइप की है, रिक्वेस्ट मेथड उसे बोलते हैं। रिक्वेस्ट मेथड किसे बोलते हैं, रिक्वेस्ट मेथड का मतलब टाइप ऑफ द रिक्वेस्ट। आप जो रिक्वेस्ट कर रहे हो वेब रिसोर्स के लिए, वो किस टाइप की रिक्वेस्ट है, गेट रिक्वेस्ट है या पोस्ट रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट मेथड आपकी क्या हो सकती है, देखिए रिक्वेस्ट मेथड आपका गेट हो सकता है या तो पोस्ट हो सकता है। गेट रिक्वेस्ट का मतलब यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द सर्वर समथिंग। सेकेंड चीज, उसके बाद आपने रिक्वेस्ट मेथड बताया, अब जिस रिसोर्स को एक्सेस करना उसका यूआरएल क्या है, तो रिक्वेस्ट यूआरएल। नेक्स्ट चीज होता है यूआरएल। नेक्स्ट चीज क्या होता है, यूआरएल, रिक्वेस्ट यूआरएल। देखिए अब यूआरएल जैसे यहाँ पे क्या है, हम लोग यूआरएल देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, /login.jsp, ये हमारा यूआरएल है। अब थर्ड चीज, प्रोटोकॉल वर्जन, कौन सा वर्जन प्रोटोकॉल एचटीटीपी का कौन सा वर्जन ब्राउजर यूज कर रहा है। सो प्रोटोकॉल वर्जन यूज्ड बाय द ब्राउजर। ब्राउजर प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल वर्जन यूज कर रहा है, तो देखिए ब्राउजर मान लीजिए हमारा एचटीटीपी, लेट को एचटीटीपी, दिस इज अ प्रोटोकॉल 1.0, दिस इज अ वर्जन। रिक्वेस्ट लाइन क्या कंटेन करती है, रिक्वेस्ट लाइन ये तीन चीजें कंटेन करती है। रिक्वेस्ट मेथड, आपकी रिक्वेस्ट किस टाइप की है, गेट रिक्वेस्ट पोस्ट है, और उस रिक्वेस्ट का यूआरएल क्या है, और प्रोटोकॉल वर्जन क्या है। जब भी आप एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड करते हो, रिक्वेस्ट एचटीटीपी रिक्वेस्ट एक सम स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर डिफाइन करती है। एचटीटीपी रिक्वेस्ट तीन चीजें कंटेन करती है, एक तो रिक्वेस्ट लाइन, रिक्वेस्ट हेडर, रिक्वेस्ट बॉडी। रिक्वेस्ट लाइन में क्या चीजें होंगी, व्हाट इज योर रिक्वेस्ट मेथड, विच टाइप रिक्वेस्ट यू आर मेकिंग, आपने जो रिक्वेस्ट सेंड की किस टाइप की है, गेट रिक्वेस्ट है या पोस्ट रिक्वेस्ट है, उस रिक्वेस्ट का यूआरएल क्या है, और वो रिक्वेस्ट कौन सी प्रोटोकॉल वर्जन यूज कर रहे इस समय कम्युनिकेशन के लिए। दूसरी चीज होती है रिक्वेस्ट हेडर। अब रिक्वेस्ट हेडर क्या होता है, एक्चुअली रिक्वेस्ट हेडर मींस डिस्क्राइब कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन ऑफ द ब्राउजर। अब देखिए दूसरी चीज क्या होती है, रिक्वेस्ट हेडर। जब आप रिक्वेस्ट सेंड करते हो, तो जिस ब्राउजर से आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो, उस ब्राउजर के अगर हमें कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन, कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन का मतलब मीडिया टाइप मतलब मीडिया टाइप एक्सेप्टेड बाय द ब्राउजर। मीडिया टाइप का मतलब ब्राउजर कौन सा टाइप, मतलब जो डेटा सपोर्ट फॉर्म है, किस फॉर्म में डेटा को सपोर्ट कर रहा है, HTML, XML या JSON फॉर्मेट, मीडिया टाइप। वेब सर्वर एक्चुअली मीडिया टाइप को वेब सर्वर क्यों यूज करता है, क्योंकि वेब सर्वर को जब रिस्पॉन्स सेंड करना है, तो इन विच फॉर्मेट ब्राउजर जो है वो कौन सा फॉर्मेट सपोर्ट कर सकता है, उस फॉर्मेट में रिस्पॉन्स सेंड करता है। तो रिक्वेस्ट हेडर क्या होता है, एक्चुअली रिक्वेस्ट हेडर जो है वो ब्राउजर की कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। जब आप रिक्वेस्ट सेंड करते हो तो उसके अलोंग रिक्वेस्ट हेडर भी जाता है। रिक्वेस्ट हेडर क्या कंटेन करेगा, कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन ऑफ द ब्राउजर। रिमेंबर दिस पॉइंट, रिक्वेस्ट हेडर contains कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन ऑफ ब्राउजर। ब्राउजर की जो भी कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन है, कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन ऑफ द ब्राउजर, रिक्वेस्ट हेडर कंटेन द कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन ऑफ द ब्राउजर। थर्ड चीज होती है रिक्वेस्ट बॉडी। रिक्वेस्ट बॉडी क्या होती है, देखिए रिक्वेस्ट बॉडी एक्चुअल डेटा कंटेन करेगी। रिक्वेस्ट बॉडी क्या करेगी, रिक्वेस्ट बॉडी जैसे मान लीजिए आपकी रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट है, आप डेटा सेंड कर रहे हो ना सबमिट, तो डेटा कौन कंटेन करेगा, रिक्वेस्ट बॉडी। इट